अखिलेश सर का मैंने 15 मिनट ले लिया। दो लिंक है, तो चलिए अखिलेश सर को हैंड ओवर। वेलकम अखिलेश सर। सर अनम्यूट है उनका। आवाज नहीं आ रही है सर। अखिलेश सर की आवाज नहीं आ रही है? जी सर, अनम्यूट है शायद। नहीं, म्यूट होगा। अखिलेश सर हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, हेलो। यस, ओके। जी यस, जी आ रही है, सर, हाँ जी सर आ बोलिए। रही है। तो जो भी सर ने आप लोगों को मोटिवेट किया उसका ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा उस पर अब चूंकि बहुत कुछ मोटिवेशन वो दे ही चुके हैं, तो हमारा कोई उस पर बोलना कोई उसका औचित्य नहीं बनता है। और ये जरूर प्रयास कीजिएगा कि वो जो भी प्रयास कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को समझिएगा। टाइम भी दे रहे हैं और बिना परिश्रम के ये होता नहीं है। मैं भी आप लोगों को पढ़ाना होता है, चाहे वो भी करना होता है, तो बहुत कुछ हमको भी देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नहीं चीज़ें जो है दिमाग से उतर जाती है। ऐसे एक जनरल तो दिमाग में रहता है, लेकिन पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही बोलते गए कुछ भी। वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए दिमाग में, ताकि क्लास लें तो उसका कुछ लाभ आपको मिले। जनरल एक बोलने को तो कोई भी बोल सकता है कि ये पृथ्वी गोल है, इस पे इस तरीके से संरचना, एक साधारण बोलने को कहा जाए कोई बोल सकता है, लेकिन उसकी जो डीप नॉलेज है वो चीज वही आपसे एग्जाम में पूछेगा। खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में तो आप देख ही रहे हैं। अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जो है एग्जाम दर एग्जाम ये टफ होता जा रहा है, ज्यादा डीप नॉलेज पूछ रहा है। साधारण सी बात, अगर जो हिस्ट्री में आज से 10 साल 15 साल पहले जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता था सामान्य अध्ययन, और उस समय ऑप्शनल एक पेपर भी होता था, तो ऑप्शनल में जो जिन लड़कों का हिस्ट्री सब्जेक्ट रहता था उनके लिए थोड़ा टफ पूछता था, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही थोड़ा क्या बहुत टफ पूछता था। अब वो जो उसमें क्वेश्चन पूछता था उसको जनरल नॉलेज में ला दिया है, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगर वो टफ नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग भी प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हम लोग उस समय तैयारी किए थे उससे कुछ इम्प्रूव करें। केवल उतने नॉलेज से आज के डेट में सिविल सर्विसेज जैसा कंपटीशन तो नहीं निकल पाएगा। छोटे मोटे एग्जाम्स में भले आ जाए, और भी जानकारियां जैसे गूगल और ये सारी चीजें जितनी सुविधाएं हो गई हैं उनकी वजह से बहुत सारी नई नई जानकारियां बढ़ती जा रही हैं। तो उन सबसे क्वेश्चन जो है कई बार छोटे एग्जाम्स में भी पूछ देता है, लेकिन हम यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो उसी लिए बस मेरे कहने का मतलब ये था कि सर भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है अपना भी हम लोगों को काम देखना है। उसके बाद जो है फिर आप लोगों के लिए भी थोड़ा समय निकालना है। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। जो जैसा कि सर ने कहा कि इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही। बहुत कुछ पढ़े होंगे, कोई एक चीज छूट जाती है, हो सकता है वही चीज यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है। तो देखिए आज हम आप लोगों को बता चुके थे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी बाकी खगोल विज्ञान वाली सारी चीजें तो वो सब तो हमने बता ही दिया था, अंतरिक्ष से संबंधित। और उसके बाद जब पृथ्वी पे आ गए थे तो पृथ्वी में अक्षांश देशांतर ये सारी चीजें मैंने चर्चा कर दी थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लिया जाए, फिर इसका जो है बाकी स्थल खंड, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, उसको ऐसे पढ़ा जाएगा। तो आंतरिक संरचना के लिए सामान्य रूप से 3 भागों में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के क्रम में हम पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। एक स्विस वैज्ञानिक हुए हैं, स्विस, ये स्विस वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पे क्या इसका रासायनिक संगठन है, जो इसकी चट्टाने हैं उनकी रासायनिक संगठन क्या है, उस आधार पे जो है पृथ्वी का 3 भाग में वर्गीकरण किया है। और जो सबसे ऊपरी परत है
इसको इन्होंने कहा है क्रस्ट। बीच का एक भाग है, जैसा कि आपको यहाँ ये दिख रहा होगा, ये है मेंटिल, और जो सबसे अंदर का भाग है इसके केंद्र के इर्द गिर्द, वो जो है कोर। ये तीन भाग में इन्होंने, सॉरी, ये क्रस्ट, मेंटिल और कोर, और इसमें रासायनिक संरचना के आधार पे इन्होंने इसको नाम दिया है। वो है पहला, जो क्रस्ट को इन्होंने नाम दिया है सियाल, SIAL करके है, सियाल, या हिंदी में भी ऐसे सियाल कहते हैं। सियाल का मतलब है कि दो तत्व जो है इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इन दोनों की प्रधानता है इस क्रस्ट वाले भाग में। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्वेस का वर्गीकरण है। कई बार पूछ देता है कि ये वर्गीकरण किसने किया था, तो ये याद रखिएगा, स्वेस का वर्गीकरण है, जिसमें इन्होंने क्रस्ट वाले भाग को ये सियाल नाम दिए हैं। जो मेंटिल वाला भाग है, मेंटिल को इन्होंने नाम दिया है सीमा, सीमा, SIMA, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की इसमें प्रधानता है। और जो कोर वाला भाग है, इसको इन्होंने नाम दिया है निफे, NIFE, निकिल और आयरन, ठीक है। तो ये स्ट्रेस का वर्गीकरण है। रासायनिक संगठन के आधार पे जो क्रस्ट वाला भाग है, इसको इन्होंने नाम दिया है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। दूसरा जो मेंटिल वाला भाग है, इसको इन्होंने कहा है सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता। और जो कोर है, उसको नाम दिया है इन्होंने निफे, ठीक है। तो यहाँ ये छोटा सा वो बनाया है, इसमें थोड़ा सा जो है लिखने में और समझाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसी को बड़ा करके, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, इतने को बड़ा करके हम यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं। तो इसी चीज को समझिएगा, यानी जो ये वाला पोर्शन है, ये है क्रस्ट, जिसको स्वेस महोदय ने क्या कहा है, सियाल। ये वाला जो पोर्शन है, यहां से लेके और यहां तक, ये वाला पोर्शन है, इसको, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये पोर्शन, इसको मेंटिल, यानी स्वेस महोदय के अनुसार सीमा। और जो अंदरूनी ये भाग है, इसको जो है इन्होंने कहा है कोर। कोर है, इसको इन्होंने कहा है स्वेस महोदय ने निफे। निफे हिंदी में भी लिखा रहता है ऐसे, निफे, ठीक है। तो ये वर्गीकरण जो है रासायनिक संगठन के आधार पे हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गहराई देख लिया जाए कि कहाँ से कहाँ तक, कितनी गहराई तक जो है ये क्रस्ट है, कितनी गहराई तक मेंटिल है, और कितनी गहराई में जो है ये कोर है, ठीक। तो देख लीजिए, पहले तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब इसमें ऊपर से आते हैं, ये धरातल से 100 किलोमीटर तक, ये है आपका क्रस्ट, ये जो ऊपरी भाग है, ठीक है। 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, 2900, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक ये है मेंटिल। और मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि डिस्कस करने से सब सॉल्व होता है। आप लोग देखते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाइए, कोई बहुत बड़ी बीमारी है या छोटी बीमारी है, अगर डॉक्टर से आप डर के रहेंगे तो शायद फायदा नहीं होगा। और अगर डॉक्टर आपको फ्रेंडली बना लिया और आप डॉक्टर के साथ फ्रेंड बन गए, तो मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम आधा पहले ही सॉल्व हो जाता है या नहीं ऐसा? जी सर। तो ऐसे ही पढ़ाई भी है। दुनिया में कोई चीज डर से नहीं होता, फ्रेंडशिप से होती है। आप इजी गोइंग रहेंगे, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ करेंगे, हर चीज कर सकते हैं। टीम लीडर भी ऐसा था, क्रिकेट का मैच भी ऐसे ही जीतते हैं। जो कैप्टन बढ़िया होता है, वो सबको अपना फ्रेंड बनाए रहता है ना? तो आप लोग एकदम बी फ्री। अगर आप लोग बोलना सीख जाएंगे, बिना झिझके बोल लेंगे, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, तब आप लोग कहीं भी सक्सेस हो जाएंगे।
ओके, अखिलेश सर ज्वाइन कर लिए हैं जी। तो ये मैं बता रहा था कि थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाते समय का ध्यान नहीं रहा, पता नहीं चला कब डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, तो मैं ये कर रहा था कि ये इस तरीके से बांटा गया है। ये असंबद्धता पे मैं चर्चा कर रहा था कि जो फिलहाल मैं घनत्व की बात कर रहा हूँ, अभी टेम्परेचर की भी बात कर रहा हूँ, दोनों में यही चीज है कि आप ये अगर सामान्य रूप से अगर एज्यूम करेंगे कि अगर यहाँ धरातल से चले और इसके केंद्र तक एक समान दर से, एक मिनट, एक समान दर से ये घनत्व कम होता जाएगा, तो ऐसा है नहीं। जो घनत्व कम, सॉरी, घनत्व बढ़ने की जो दर है, एक मिनट, जो बढ़ने की दर है वो जो है एक समान नहीं रहती। शुरू में थोड़ी कम होगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये बढ़ने की दर, घनत्व बढ़ने की दर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो दर का मतलब ये हुआ कि अभी अगर मान लीजिए सामान्य रूप से अगर हम बताएं कि 0 से 1 किलोमीटर तक अगर घनत्व एक उससे बढ़ता है और उसके बाद जो है और उसी 1 किलोमीटर, अगले 1 किलोमीटर में उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या हुआ, बढ़ने की जो घनत्व बढ़ने की दर है वो अधिक हो गई। ठीक है, यही चीज टेम्परेचर में भी होता है। टेम्परेचर में ठीक इसका उल्टा होता है। शुरू में टेम्परेचर थोड़ा तेजी से बढ़ता है, उसके बाद जो है टेम्परेचर जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं उसके बढ़ने की दर जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर शुरू में अगर आप देखेंगे एक आंकड़ा है, वो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो है सेल्सियस जो है तापमान बढ़ जाता है। अगर गहराई में आप जा रहे हैं तो सिर्फ 32 मीटर पर ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, और ऐसा ये चलता है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। अब आप सोचिए कि कितना अंतर आ गया कि शुरू में 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, अब क्या है कि 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पर, कहाँ 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, अब जो है 1000 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, तापमान बढ़ने की दर जो है कम हो गई। और फिर और गहराई में जाएंगे तो वो जो है ये और भी इस तरीके से कम हो जाएगा। तो ये चीज है, इस तरीके से जो है इसको देख लीजिए। तो यही चीज होता है, अचानक एक वृद्धि, ये जो घनत्व की वृद्धि है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस क्षेत्र को जब इन्होंने, वैज्ञानिक ने ये देखा, कोनराड ने, कि यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ तक तो जो है घनत्व एक सामान्य रूप से बढ़ता रहता है, यहाँ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ जो घनत्व बढ़ रहा है तेजी से, तो इस पॉइंट को, इस जो है लाइन को इन्होंने एक नाम दिया कि यहाँ एक असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है, और इसको कहा गया उन्हीं के नाम पे, कोनराड असंबद्धता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं 100 किलोमीटर की गहराई पे। 100 किलोमीटर की गहराई पे जब जाते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहीं से मेंटल शुरू हो रहा है। अब ये मेंटल का जो विभाजन है ये भी घनत्व के आधार पर ही, मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो विभाजन है ये घनत्व के आधार पर ही है कि घनत्व यहाँ से जो है थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर भी आके, तो इस आधार पे है। दूसरी चीज ये कि ये मेंटल और क्रस्ट के बीच एक बात जान जाइए कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, घूर्णन गति अगर सामान्य रूप से हमको ऐसे देखने में लगता है कि पूरी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, लेकिन उसके जो घूर्णन गति है, ये क्रस्ट की घूर्णन गति थोड़ी तेज है, इनकी थोड़ी धीमे है, इससे धीमे ये है, यानी इन दोनों के घूर्णन गतियों में भी अंतर है। इस कारण से यहाँ पर क्या है, घर्षण होता है। और यहाँ पर जो जगह है इसको नाम दिया गया दुर्बलता मंडल, ये कहा गया है दुर्बलता मंडल, इंग्लिश में स्टेनोस्फेयर।
एस्थेनोस्फीयर। ये जो 100 किलोमीटर के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये जो है एस्थेनोस्फीयर नाम दिया गया है, हिंदी में दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल ये नाम दिया गया। और यहीं पर ये जान जाइए कि ये घर्षण के कारण आपसी दोनों क्रस्ट और मेंटिल के बीच जो उनके घूर्णन गति के कारण यहाँ पर घर्षण होता है, और उस घर्षण के कारण ये क्षेत्र जो है क्या है, तरल अवस्था में है, जो एस्थेनोस्फीयर है। और इसी एस्थेनोस्फीयर में ही मैग्मा पाया जाता है। ये तरल अवस्था जो है वो मैग्मा की है। कहीं कहीं पर जाके ये किसी किसी स्थान पर मैग्मा की अधिकता है, कहीं पर मैग्मा कम है, कम मात्रा में है। तो जहां पर मैग्मा की अधिकता है वहां पर जो है उसको मैग्मा चेम्बर जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये यस यस, यहीं से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो यहीं का मैग्मा निकलता है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि यहाँ से इसके केंद्र से, किसी का वो अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ, यहीं से यहाँ से निकलता है, ऐसा मत समझिएगा। जो मैग्मा निकलता है वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये 100 किलोमीटर की गहराई से। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो इसका क्रस्ट का भीतरी भाग या इसका ऊपरी भाग, मेंटिल का ऊपरी भाग, यहाँ पर जो है टेम्परेचर ये 800 डिग्री सेल्सियस, और ये निचले भाग में इसके, मतलब ये मेंटिल के ऊपरी भाग, ये क्रस्ट के निचले भाग में 800 डिग्री सेल्सियस, और ये मेंटिल के ऊपरी भाग में लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो सामान्य रूप से ये भी बता दिया जाता है इसका एक औसत निकाल के कि 1000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, और 1000 डिग्री सेल्सियस पर ही ये जो है मैग्मा और ये सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये याद रखिए कि हम आगे आपको बताएंगे ही कि हमारा जो पृथ्वी है तमाम सारी जो है प्लेटों में विभाजित है। एक खासकर इसका ऊपरी भाग क्रस्ट प्लेटों में विभाजित है, और वो प्लेटें इसी मैग्मा के ऊपर ही तैर रही हैं। ठीक, वो प्लेटें मैग्मा के ऊपर ही तैर रही हैं, और उन प्लेटों में आपसी टकराव के कारण ही तमाम सारी घटनाएं जो पृथ्वी पे घटित होती हैं, जिनको आप देखते हैं भूकंप के रूप में, और भूकंप आता है, चाहे जो भी भूकंप तो आएगा ही अगर उस तरीके की घटना होगी, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज तक अगर आप देखिए पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके तमाम सारी भू आकृतियां जो आप धरातल पे देखते हैं, उन्हीं सब चीजों का परिणाम है। ठीक है, तो ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसी के ऊपर तैर रही हैं, और उस पर आगे अभी जब पर्वत वाला भाग आएगा तो वहां पे चर्चा करेंगे। उसके पहले वेगनर का करेंगे तो वो आपके दिमाग में एक फिगर बनेगा कि ये ऊपरी जो क्रस्ट वाला भाग है इस मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, और वही जो है आपस में टकराता है। और उसी कारण से आप जैसे जानते हैं कि जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताएंगे तो आपको बताएंगे कि जो पूरी पृथ्वी आप देख रहे हैं, पूरा जो इसका स्थल खंड देख रहे हैं, तमाम सारे महाद्वीप देख रहे हैं, ये सभी महाद्वीप एक ही स्थल खंड के रूप में थे, जिसे क्या कहा जाता है, पेंजिया महाद्वीप कहा जाता है। पेंजिया नाम दिया गया था उससे, दिया गया है सॉरी, जब रिसर्च के बाद पेंजिया था, और उस पेंजिया का जो ऊपरी भाग था अंगारा लैंड, और जो नीचे और उसके बीच में एक सागर था, पेंथालासा सागर। तो वो वहां अभी इसके जस्ट बाद चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया क्रस्ट, इसके बीच में एक कोनराड असंबद्धता याद रखिएगा। फिर क्रस्ट और मेंटिल के बीच में एक जो ये असंबद्धता होती है, इसको कहा जाता है मोहो असंबद्धता। मोहो ऋत्विक ऐसे पूरा नाम है, लेकिन सामान्य रूप से शार्ट में इसको मोहो असंबद्धता कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मोहो असंबद्धता स्थित है या मोहो डिसकंटिन्यूटी स्थित है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच, क्रस्ट और मेंटिल के बीच,
ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बता देगा। देखिए इतनी सारी, एक असंबद्धता यहाँ पे है, ठीक है, कोनराड असंबद्धता, फिर ये मोहो असंबद्धता, अभी आगे ये मेंटल में ही 2 असंबद्धताएं आपको मिलेंगी, डिसकंटिन्यूटी मिलेंगी, एक रेपिटी असंबद्धता, एक डाहम असंबद्धता, और एक असंबद्धता आपको मिलेगी कोर में, जिसे लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। एक ये जो जहां पे कोर और मेंटल अलग हो रहा है, यहाँ पर भी एक है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, तो इनसे आप सामान्य रूप से भी सोच सकते हैं, जो लोग भी क्वेश्चन देखते होंगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, उससे आप एक बना सकते हैं कि हाँ ये पूछ सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। बाकी जितना मेरे दिमाग में यहाँ पर आएगा उतना हम चर्चा कर ही देंगे, आप भी अपना जो है क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेंटल पर। ठीक है, मेंटल, यहाँ थोड़ी सी इसकी घनत्व की भी बात कर देते हैं। इसका जो औसत घनत्व है क्रस्ट का, वो 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे। एक औसत ये है, हर जगह का एक नहीं होगा, कहीं कम होगा कहीं अधिक होगा, इस तरीके से होता है। तो अगर अपने घर के आसपास ही देखेंगे तो सारी चीजों का एक घनत्व नहीं है। मिट्टी में ही अगर आप वो कहें तो कोई मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा ठोस होगी तो उसका घनत्व जो है अधिक होगा, और कोई मिट्टी बहुत भुरभुरी होगी, इसका मतलब जो है उसका घनत्व कम है। ठीक है, तो ये जो भी बातें की जा रही है, ये औसत बात की जाती है। तो इसका औसत घनत्व जो है 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से ये जो मेंटल का औसत घनत्व देखते हैं, वो आता है 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरीके से है। और यहाँ जब कोर का घनत्व देखेंगे तो ये देखिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाता है। तो सर इसका घनत्व क्यों बढ़ रहा है? घनत्व मुख्य जो कारण है दबाव के कारण। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं पृथ्वी में गहराई में, जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ता जा रहा है। सामान्य रूप से इतना तो कॉमन सेंस में भी आप समझ आएंगे। तो जैसे जैसे किसी चीज पर दबाव बढ़ेगा तो उसका जाहिर सी बात है वो और ठोस होता जाएगा, और जब ठोस होता जाएगा तो उसका जो है घनत्व, इसका मतलब उसका बढ़ रहा है। दबाव कारण घनत्व बढ़ता ही बढ़ता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, उसको अगर आप बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा ठोस होता जाता है। अखिलेश सर इसमें एक बात बोल दे। अखिलेश सर बहुत बढ़िया चीज बताए। ये जो घनत्व बढ़ता है, मनु ने बढ़िया क्वेश्चन किया। इसको अंग्रेजी में कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। कंसोलिडेशन मतलब अगर कोई चीज है तो समय के हिसाब से धीरे धीरे उसको लोड बढ़ते हुए नीचे वाली चीजें मोर हार्डर के रूप में बदलती जाती है। तो वो प्रोसेस है, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। घनत्व नीचे वाले का अधिक होता है, ऊपर वाले का कम होता है। जी ठीक है अखिलेश सर। जी सर। ठीक, तो ये घनत्व क्रमशः बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा है, और ये आप क्रमशः देखेंगे। लेकिन और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो घनत्व बढ़ने की दर है वो एक समान नहीं होती। ये नहीं होता कि अरे चलिए 1 किलोमीटर तक इतना दबाव तो सब जगह पड़ेगा, ठीक है, उसके अगले 1 किलोमीटर में जितना बढ़ेगा तो 1-1 किलोमीटर पे जैसे जैसे आप गहराई पे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है दबाव उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से घनत्व भी बढ़ता जाएगा। एक सामान्य इसमें वो ट्रेंड नहीं है। ठीक है, और सारे भी कई कारण होते हैं जिसके कारण जो है ये घनत्व बढ़ने की जो दर है वो एक समान नहीं है। शुरू में घनत्व जो है थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है,
वहां तो आप समझ भी सकते हैं कि दबाव थोड़ा कम है तो घनत्व जाहिर सी बात है धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वहां पे घनत्व थोड़ा कहीं कहीं बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। और केंद्र तक आने के बाद तो जो है बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि ये जो केंद्र वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत अधिक है, अभी बता रहे हैं टेम्परेचर लगभग जो है 4,500 डिग्री सेल्सियस है। अब 4,500 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज तो वेपराइज हो जानी चाहिए थी, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में के बाद जो है वो वेपर में वेपराइज हो जानी चाहिए थी, लेकिन या इसको गैसीय अवस्था में रहना चाहिए था। भाई ऊपर कहीं निकलने की जगह नहीं है तो जाहिर सी बात है यहीं करेगा, इसको गैसीय अवस्था में रहना चाहिए था। लेकिन जी सर। ये न तो गैसीय अवस्था में है और इवन ये तरल अवस्था में भी नहीं है, ये ठोस अवस्था में, ठीक है। या कभी कभी लोग कहते हैं कि यहाँ की अलग अलग लोगों के विचार हैं, यहाँ न ठोस है न द्रव है, एक जेली जैसी संरचना में ये यहाँ पर है। फिर भी आप जेली जैसे भी उसमें देखते हैं तब भी वो उतने टेम्परेचर पे उसकी कल्पना हम नहीं करते। कारण क्या है कि यहाँ पर दबाव इतना अधिक है, यहाँ पर अत्यधिक दबाव होने के कारण वो जो है न तो गैसीय अवस्था में न तरल अवस्था में। इसको आप साधारण से दैनिक अपने घरेलू उसमें देखिए, जो आप एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं वो उस सिलेंडर में लिक्विड स्टेट में है, उस सिलेंडर में वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन आप थोड़ा सा भी उसको लीक कीजिए तो थोड़ा भी लिक्विड नहीं निकलता है, वो गैसीय अवस्था में। तो उस दबाव के कारण उसको इतना, नाम ही क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाई कैसे किया गया है, वो गैस है, गैस पर दबाव बहुत ज्यादा बनाया गया, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डाला गया तो वो क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है गैस है, अब इतना दबाव इस पे है तो ये लिक्विड में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन दबाव यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये जो है ठोस अवस्था में भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले ये असंबद्धता वाली चीज पे आ जाते हैं। अब मेंटिल पे आते हैं। मेंटिल की जो इसका है कि 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र है वो मेंटिल है, ठीक है। और इस मेंटिल में भी दो असंबद्धताएं पाई जाती है, ये सिर्फ याद कर लीजिए, वही घनत्व वाला अंतर है, उसको मैंने एक बार समझा दिया, बार बार उसको बताने की जरूरत। याद इसलिए कर लीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधे इसी को देके पूछ देगा। आपसे पूछ दिया कि रेपिटी असंबद्धता पृथ्वी के किस भाग में पाई जाती है, ठीक है, आंतरिक संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया उसमें किस भाग में पाई जाती है। 3 ऑप्शन दे दिया, क्रस्ट, मेंटिल, कोर, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपको दे दिया, ठीक है, जिनमें 3 ऑप्शन तो यही हो गए। तो रेपिटी असंबद्धता अगर आप जानते रहेंगे कि मेंटिल में है तो यहाँ पर आप बता देंगे, ठीक है। डाहम असंबद्धता ये भी जो है बता देंगे। तो ये दो आप याद रखिएगा कि ये रेपिटी असंबद्धता, ये डाहम असंबद्धता। रेपिटी असंबद्धता जो है इसकी गहराई बता दें तो ये 700 किलोमीटर की गहराई पे है, 700 किलोमीटर की गहराई पर ये रेपिटी असंबद्धता ये है, ठीक है। और इसके बाद जो है चलिए, इसके बाद अब ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये डाहम असंबद्धता है कुछ किलोमीटर गहराई पे, ये 2000 या इसके आसपास में, तो ये डाहम असंबद्धता है। ये दोनों आप याद रखिएगा और क्रम ऊपर से नीचे देख लीजिएगा। एक और चीज आपको क्वेश्चन दिमाग में आया वो बता दे रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल से उसके केंद्र की ओर जाने पर, क्वेश्चन जरा ध्यान सुनिएगा, इस तरीके से सिविल सर्विसेज में बहुत देखे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। पृथ्वी के धरातल से उसके केंद्र की ओर जाने पर विभिन्न असंबद्धताओं का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया और उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन क्या, 4 ये दे दिया, असंबद्धताओं का नाम लिख दिया, कोनराड, मोहो, रेपिटी, डाहम। ये तो मैंने क्रम से बनाया है लेकिन इसको कैसे भी 1 2 3 4 करके दे देगा। और अब आपका ऑप्शन शुरू होगा सही क्रम वाला, 1 2 3 4
2 3 4 1, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बना दिया। तो जो राइट आंसर होगा वहां पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये एक क्रम से आप याद कर जाइएगा। कोनराड सबसे ऊपरी असमर्थता है, उसके बाद मोहो असमर्थता, फिर रेपिटी आएगा, फिर डाहम आएगा, फिर गुटेनबर्ग आएगा और फिर लेहमैन आएगा। 4 2 6, ये 6 असमर्थताएं याद रखिएगा। यही पूछेगा, जान लीजिए आपके एग्जाम में। सिविल सर्विसेज में आप इससे कम की उम्मीद मत कीजिए। आपसे अब ये नहीं पूछने जाएगा कि इनका क्रम क्रस्ट, मेंटिल और कोर का, ठीक है। इनमें हो सकता है गहराई पूछ दे, सामान्य, वो भी आसान क्वेश्चन आज के समय में सिविल सर्विसेज के लिए माना जाएगा। लेकिन असमर्थता वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, पूछ भी सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई पे ये आता है आपका, यहीं से शुरू होता है कोर, ठीक है। यहां तक मेंटिल है 29 किलोमीटर गहराई पे, और यहां से जो है नीचे का जो भाग है गहराई में, इसके नीचे का जो भाग है उसे कहा जाता है कोर, जिसकी मैंने आपको चर्चा की। और ये एक और चीज याद रखिए कि रेपिटी असमर्थता के बाद से ही आयरन की अधिकता बढ़ती जाती है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है आयरन की अधिकता बढ़ती जाती है। यहाँ पर भी अभी वही है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम प्रमुख रूप से वही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से आयरन की अधिकता बढ़ती जाती है और यहाँ से आयरन ही अधिक हो जाता है, ठीक है, यहाँ से नीचे। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? निफे, निकिल और आयरन, ठीक है। तो यहीं से बढ़ती जाती है, लेकिन अभी भी सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता यहाँ पर है अभी इस पोर्शन में। तब तक इसको जो है मेंटिल में ही रखा गया है, यानी सीमा में ही रखा गया है। और यहाँ से बहुत अधिक बढ़ जाती है आयरन की अधिकता, घनत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और यहाँ पर ये जो असंबद्धता है, यानी यहाँ 2 कारण से असंबद्धता है। एक तो गतियों के कारण, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका क्रस्ट वाला भाग दूसरी गति से घूम रहा है और उसके नीचे वाला मेंटिल वाला भाग दूसरी गति से घूम रहा है। इस कारण से दोनों की गतियों में अंतर के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर कोर वाले में भी यहाँ पर भी घर्षण हो रहा है, ठीक है। तो जो पोजीशन यहाँ पर है उस तरीके की कुछ पोजीशन यहाँ पर होगी, लेकिन दबाव बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है उतना, जिस तरीके का लिक्विड टाइप यहाँ पे है उतना नहीं है, कुछ तो होगा, तभी ये घर वहां पे घूम पाएगा, गतियों में अंतर हो पाएगा, ठीक है। तो ये गुटेनबर्ग असमर्थता। इसी तरीके से इसमें घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अचानक यहाँ घनत्व में बहुत तेजी आ, नाम दिया गया है इसे, डिसकंटिन्यूटी जो यहाँ पर है उसको जो है क्या नाम दिया गया है? लेहमैन असंबद्धता। तो ये इतनी असंबद्धताओं का आप जरूर याद रखिएगा कि क्रम, कोनराड, मोहो असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता, डाहम असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। ये एक पहली चीज ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। आप क्रम से एक अपना नोट्स बनाइएगा, एक लिख जाइएगा, ठीक है। या इस तरीके का फिगर बना लेंगे तो फिगर से चीजें जो है आराम से दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बना के कर लेंगे तो वो भी बड़ा अच्छा है, ठीक। अब क्वेश्चन किस किस तरीके से इस पे पूछ सकता है, इस चीज की कुछ चर्चा मैंने कर ही दी। एक तो पहले मैंने यही कह दिया कि इनको जो है 4 रेपिटी, कोई क्रम नहीं है, ऐसे ही 4 नाम दे दिया, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देगा ए, 1 2 3 4, एक यही ऑप्शन दे दिया। 4 3 2 1, एक उल्टा वाला इस तरीके से ऑप्शन दे दिया। 4 1 3 2, इस तरीके से आप खुद भी बना सकते हैं, इतना आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये ऑप्शन, पहला क्वेश्चन इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या कि मेंटिल और क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? कोनराड, रेपिटी, डाहम, मोहो, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं मोहो असंबद्धता पाई जा रही है, ठीक है। निम्न में से कौन सी असंबद्धता पूर्णतः मेंटिल के अंदर स्थित है? ठीक है, 1 2 ऑप्शन दे दिया, 3, ठीक है, और 1 4। मैंने क्या कहा कि पूर्णतः
ये तो क्या है, इन दोनों के बीच का भाग है ना। इससे गुटेनबर्ग जो हुआ, चाहे मोह असंबद्धता हुआ, इसको आप ये नहीं कर सकते कि ये मेंटल का भाग है कि क्रस्ट का भाग है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरीके से ट्रांजिशन स्टेट में है ये इसका ऊपरी भाग जो है क्रस्ट से संबंधित है, इसका निचला भाग जो है मेंटल से संबंधित है। इसी तरीके से यहाँ गुटेनबर्ग में भी। तो मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा कि पूर्णतः मेंटल में स्थित है। तो ये दो आपके हैं, इनमें से जो एक ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन। मान लीजिए कि अगर आप और थोड़ा सा आसान करना चाहता है तो ये गुटेनबर्ग और मोह को देगा ही नहीं, कोनराड, रेपिटी, लेहमैन और एक का देगा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, ऑप्शन बनाना उनके लिए कोई कठिन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी का संबंध कोर से है। ठीक है, अब देखिए गुटेनबर्ग का भी संबंध कोर से है, ठीक है, कि गुटेनबर्ग इससे भी संबंधित है, लेहमैन का भी संबंध कोर से है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कोर से कहीं ना कहीं संबद्ध है। अगर पूर्णतः केवल कोर से, एब्सोल्युटली केवल कोर से संबंध पूछा जाएगा तो वो लेहमैन ही रहेगा। अगर लेहमैन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आप लगा लीजिए, बाकी 3 ऑप्शन पे आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं। तो ये अगर आपको ऐसे याद रहेगा क्रम असंबद्धता वाला, तो इस पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा जो है एक सर मोह और हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। सर कह रहे हैं मोह और गुटेनबर्ग के बीच में जब घर्षण हो रहा है, तो हम लोग को महसूस क्यों नहीं होता है? नहीं, हम लोगों को कैसे महसूस होगा, हम लोगों को कैसे महसूस होगा? वो घर्षण वहां पे हो रहा है। आप यहाँ मैंने आपको बताया ना, थोड़ा लिक्विड स्टेट में है, और पृथ्वी के अंदर जैसे 100 किलोमीटर की गहराई पे जो घर्षण हो रहा है, उसका कुछ हम लोगों को कोई प्रभाव उस पर नहीं महसूस नहीं होता है। अगर उस तरीके का कुछ होगा, जैसे क्रस्ट में ही मैंने आपको बताया कि ये क्रस्ट वाला पोर्शन ही, इसकी प्लेटें इधर उधर वैसे तो सामान्य रूप से गति कर रही हैं, लेकिन जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो महसूस तो होता है हम लोगों को। अब कहाँ पे टकराई, वहां पे भूकंप आएगा, वहां पे टूट फूट होगी, कोई भाग ऊपर उठ जाएगा, पर्वत निर्माण, या कोई भाग नीचे धंस जाएगा। सामान्य रूप से भूकंप के समय आप बहुत कुछ, अब मान लीजिए अब तो न्यूज में सारा कुछ देख लिया जाता है, तो दरारें पड़ जाती हैं, सड़क जो है पूरी आपको दिखती है कि वहां दरार पड़ गई, फट गई है पूरी सड़क। भूस्खलन वगैरह उसके कारण भी होते हैं, भूस्खलन वैसे भी अन्य कारणों से भी होते हैं, भूस्खलन हो जाता है, तो महसूस तो हमको होता ही है। लेकिन सामान्य रूप से अगर गति कर रही है, जैसे आप मान लीजिए किसी वाहन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वाहन के जो नीचे जिसपे आप पैर जहां रखे हुए हैं, वहां पे अगर आपको देखिए तो वहां पे आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं महसूस हो रहा है, थोड़ा वहां पे तो लगता है कि एकदम स्थिर है आप। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तब आपको लगता है कि आप गतिमान हैं। लेकिन अगर स्मूथ, वो बहुत ही स्मूथ वो है, अगर सड़क है जहां कम जर्किंग है, तो बहुत ज्यादा आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो ऐसी कोई सड़क तो मिलेगी नहीं जहां एकदम जर्किंग ही ना, ऐसी कोई सड़क नहीं मिलेगी। ठीक है, इस कारण से हमको महसूस है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 100 किलोमीटर की गहराई है भाई। यहाँ अगर अखिलेश, रेखा ने हाथ उठाया है, रेखा ने हाथ उठाया, लगता है कुछ आपसे पूछना चाहती है। जी जी बोले। नहीं, रेखा का क्वेश्चन है। सर जैसे क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, इसका वॉल्यूम और मास कितने परसेंटेज है अर्थ के इंटीरियर में? एक तो ये अगर नेक्स्ट क्लास होगा तो वो हम बता देंगे। एक तो हम अभी बता दे रहे हैं कि ये जो इसका क्रस्ट वाला पोर्शन है वो वॉल्यूम से बता रहे हैं, वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम के ये केवल 1% है। बाकी मेंटल और उसका हमारे पास अभी वो नहीं है। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो वहां पे हम आपको ये बता देंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, जाहिर सी बात है। एक और चीज, एक सामान्य रूप से देखने से भी लग रहा है कि सबसे अधिक वॉल्यूम तो इसी का होगा, ये मेंटल का होगा, क्या है ही है। ठीक है, सबसे अधिक वॉल्यूम मेंटल का ही है।
और ये वॉल्यूम हम अगली बार बता देंगे। वॉल्यूम इसकी बस बात करें तो टोटल पृथ्वी के जो है केवल 1% ये वॉल्यूम इसका क्रस्ट का है। इतना मेरे पास जो है वो मिल गया था, तो उसको मैंने नोट कर लिया था। तो ये चीज है। इसके बाद जो है थोड़ा सा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि प्रति क्रस्ट से जब धरातल से जैसे जैसे आप केंद्र की ओर जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे आते आते टेम्परेचर कितना हो जाता है कि इसके ऊपरी भाग में, यानी जो एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे है, इसके ऊपरी भाग का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस और निचले भाग का टेम्परेचर जो है लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। एवरेज निकालेंगे तो इसको एवरेज कर दिया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया। इसके बाद जैसे जैसे जब आप अंदर आते हैं तो वहां भी टेम्परेचर बढ़ने की दर जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, हम आपको बता दें, यहाँ पे मैंने बताया कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ये 100 किलोमीटर तक होता है और 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक, ठीक है, 100 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की गहराई तक ये 2 डिग्री, वहां पे मैंने 1 डिग्री कर दिया था। किलोमीटर यहाँ पे, वहां 32 मीटर था, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, यहाँ प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। भाई टेम्परेचर तो मान लीजिए कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि वहां 32 मीटर पर ही बढ़ जा रहा है, यहाँ 1000 मीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ने की जो दर है वो कम होगी। इसको ताप प्रवणता, टेम्परेचर बढ़ने की दर, इसको कहते हैं ताप प्रवणता। एक शब्द है ताप प्रवणता। ये तो ताप प्रवणता जो है शुरू में अधिक है, फिर धीरे धीरे इसमें कमी आती है, वृद्धि दर जो है वो उसमें कमी आती जाती है। और फिर 300 किलोमीटर के बाद प्रति 1 किलोमीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि ये इस तरीके से बढ़ने की दर जो है वो क्रमशः घटती जा रही है। और यहाँ पर कोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो है 4.5-5 इसी के आसपास जो भी होगा, ये 4500 डिग्री सेल्सियस ये कोर का टेम्परेचर हो जाए। अगर जिस दर से शुरू में बढ़ रहा था उस हिसाब से यहाँ पे 6000, आप सोचिए कि 32 मीटर पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, अगर इसी दर से बढ़ता रहता तो आप सोच लीजिए कि 6371 किलोमीटर की गहराई पे टेम्परेचर कितना अधिक हो जाता, बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता। लेकिन है कितना, 4500 डिग्री सेल्सियस ही है। और मतलब जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ताप बढ़ने की दर है वो क्रमशः जैसे जैसे आप धरातल से केंद्र की ओर बढ़ते हैं, ताप बढ़ने की दर जो है धीरे धीरे वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये एक सामान्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसको दिमाग में रखिएगा। और भी इसमें जो जैसे एक क्वेश्चन अभी राइज हुआ तो उस पर तुरंत मेरे पास वो नहीं था, एग्जैक्ट डाटा नहीं था, इसलिए ना था उतना बता दिए। बाकी दो बच जा रहा है, मेंटल और उसका भी वॉल्यूम और मास भी शायद आपने पूछा है, वो भी मिल जाता है तो उसको बता देंगे। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा उसकी करके एक चर्चा कर लिया जाएगा नेक्स्ट में।
हाँ सर टाइम बहुत टाइम, कम है। हाँ वही चीज कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो है एक चर्चा कर लिया जाएगा कि ये